आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को झांसी में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है और इसी बहाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को सलाह दे दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। बिहार के लोग भय के वातावरण में हैं। बिहार में तुष्टीकरण किया जाता है। योगी जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, जो जैसा करता है प्रशासन उसके साथ वैसा करता है। योगी की नजर में अपराधी अपराधी हैं, उनकी जाति धर्म नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री को अगर 10 लोगों से पूछ लिया जाए तो बिहार के लोग भय के वातावरण में जीते और उत्तर प्रदेश में लोग एकदम चित्त शांत भाव से घूम विचरण करते। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए नीतीश कुमार को योगी जी से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसको कहते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनपुर से, जहां डीआरएम कार्यालय के पास पीएनबी शाखा से बाइक सवार अपराधियों ने करीब 12 लाख रुपए लूटे हैं। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। होमगार्ड जवान महेश साग को गोली लगने से उनकी मौत हो गई है और वहीं दूसरा जवान नरेश राय गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस की टीम नाकेबंदी कर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अपराधियों के मनोबल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर अपराधी बैंक लूट की घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस सीसीटीवी को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। लूट की इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं सर, हमारे केबिन में ही आके जब होमगार्ड ने आपके साथ क्या हुआ? किया, हम लोग टेबल के नीचे मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे केबिन में आए, होमगार्ड ने उसको डिफेंस किया तो वो शूट कर दिया उनको ब्रेन में और फिर जो हुआ हम लोग टेबल की है कि जैसे हम लोग अपने अपने वर्क कर रहे थे तो आया है 5 आदमी के और फायरिंग तो ऊपर हवाई फायरिंग किया और उसने गार्ड पकड़ने की कोशिश किया तो गार्ड को भी गोली मारा है और हमारे से मोबाइल छीन लिया, फिर मोबाइल फेंक के और कैश लेके। कितने आदमी थे? 5 आदमी को लगा। लगभग 10-12 लाख के आसपास की अमाउंट की लूट हुई है। इसमें 5 अपराधी शामिल थे। पुलिस सभी बिंदु पे जांच कर रही है। अपराधियों को चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे 2 होमगार्ड जवान जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात थे, उनको इन अपराधियों ने गोली मारी है, जिनमें से एक की कंफर्म मृत्यु हो चुकी है। दूसरा सर कहाँ है? दूसरा अभी पीएमसीएच में इलाजरत है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात में जीतन राम मांझी ने बिहार के 3 नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और बिहार के श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। मांझी ने उम्मीद जताई है कि बिहार के इन तीनों महापुरुषों को भारत रत्न देने की उनकी मांग पूरी होगी। शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के अलावा हमारे यहाँ वो कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी उस लायक है और उनका भी नाम रिकमेंड हुआ है। उनको भी भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और तीसरा काम हम लोग था, एक लौंगी मांझी हैं, तो लौंगी मांझी को कैनाल मैन के रूप में माना जाता है। एक किताब निकली है, वो इनको हमने अभी अर्पित किया। वो भी करीब 30 वर्षों में 5 किलोमीटर कैनाल खोद करके रख दिया है। इसका बड़ा चर्चा वहाँ है। इन्हीं बातों को लेकर के इनसे हमने मिलने का काम किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांझी की मुलाकात को लेकर कई तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही मांझी ने साफ कर दिया कि वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मांझी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ने की शपथ ले रखी और ऐसे में उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना बेमानी है। अभी आपकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ है, मंत्रिमंडल में, बिहार में है, गठबंधन में, लेकिन बीजेपी के साथ आप पहले भी रह चुके हैं। ये सवाल बार बार उठ रहा है और चर्चा हो रही है कि जीतन राम मांझी अमित शाह से मिल रहे हैं, बीजेपी के करीब आ रहे हैं। बीजेपी के साथ तो लालू जी भी रहे हैं,
बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी रहे हैं, उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता है? हमसे क्यों प्रश्न पूछा जाता है? और अगर प्रश्न पूछा जाता है तो मैं कहता हूँ जो राजनीति में कभी नहीं हुआ है वो बात हमने की है। सभी जो बैठक हो रही थी हमारी, जिसमें एनडीए के लोग थे, तो हमने भावुक कसम खाया है कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। इसके बाद यदि कोई प्रश्न उठाता है तो मैं समझता हूं कि बेईमानी है। सीएम नीतीश कुमार को जब से नई जिम्मेदारी मिली है तब से वो लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज उन्होंने सीपीआई नेता डी राजा और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश की पहल को लेकर वाम दलों के नेताओं ने खुशी जताई है। हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने निरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना, और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ रहा है। विपक्षी एकता की कवायद में जुटे सीएम नीतीश कुमार ने सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सेक्युलर पार्टियों को एकजुट होना जरूरी है। And he is going to meet CPM leaders also. He is trying to meet everybody, reach out to everybody. On behalf of our party, we appreciated him for his initiative, for his effort to interact with other secular democratic parties in order to build the unity of secular democratic parties. नीतीश कुमार के लेफ्ट नेताओं से मुलाकात पर जेडीयू नेताओं का कहना है कि यह मोर्चा नीतीश कुमार के सपनों का मोर्चा है और जल्द ही इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। केसी त्यागी के मुताबिक मोदी की चुनौती से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूला बनाया है और वे इसी फॉर्मूले पर विपक्षी नेताओं से बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सभी विपक्षी दल एक संयुक्त विपक्ष के रूप में चुनावी मैदान में उतरें और बीजेपी से मुकाबला करें। नीतीश जी के एनडीए से बाहर आने के बाद ही वो और लालू प्रसाद जी मिले थे दिल्ली में आकर के सोनिया जी के साथ, और तब ये तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी इसमें लीड ले। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और उस समय तीसरे मोर्चे की जब बात चल रही थी तो हिसार में नीतीश जी ने स्पष्ट किया था कि तीसरा नहीं है, पहला मोर्चा है। हमें प्रसन्नता है कल परसों 2 दिनों में जो पहला मोर्चा नीतीश कुमार जी के सपनों का है, नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 फॉर अपोजिशन यूनिटी, वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। लगभग सभी दलों से बातचीत हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही आप इसके परिणाम देखेंगे। और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिस पर आप सवाल उठाते हो, ममता जी का क्या होगा, केजरीवाल जी का क्या होगा, केसीआर जी का क्या होगा, नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 अपोजिशन यूनिटी का मतलब है 1 अगेंस्ट 1, और इस फॉर्मूले पे हम बहुत जल्दी मोहर लगाने वाले हैं। आप लोग फेस की बात करके ये जो मुहिम है उसको सैबोटेज करने की कोशिश मत करें, क्योंकि बराबर बीजेपी के लोग ही न कहते हैं कि पीएम पोस्ट की वैकेंसी कहाँ है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो हम लोग पहले वैकेंसी क्रिएट करना चाहिए, वैकेंसी क्रिएट करेंगे और पीएम चुन के बता दें। शेखपुरा में जमुई सांसद चिराग पासवान ने विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता की कोई फिक्र नहीं, वे सिर्फ खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने में के प्रयास में हैं। जो मुख्यमंत्री में इतनी भी संवेदना नहीं है कि बिहार में जहां एक के बाद एक सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वहां पर वो जाएं, पर उस मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि दिल्ली दरबार में अलग अलग दरवाज़ों पे जाकर वो हाजिरी लगा रहे हैं, अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं कि कैसे उनको नेता बना दिया जाए विपक्ष की तरफ से, कैसे उनको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की अब प्राथमिकता में कम से कम बिहार तो नहीं है। बिहार में लोग जिएं या मरें,
मुख्यमंत्री को अब इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ अब एक ही लक्ष्य है कि कैसे वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने अपनी दावेदारी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार से घर संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। बिहार में 3 उपचुनाव हुए जिसमें 7 दल मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी बीजेपी ने गोपालगंज और कोढ़नी में महागठबंधन को हरा दिया। नीतीश से घर तो संभल नहीं रहा है और देश संभालने चले हैं। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 7 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। हमने गोपालगंज में भी उनको हराया और कुर्नी में भी उनको हराया और मोकामा की सीट में भी 64,000 वोट भारतीय जनता पार्टी लाने में सफलता प्राप्त की जो है। तो जो लोग अपने राज्य के अंदर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो देश में क्या मुकाबला करेंगे। और वहीं सुशील मोदी ने विपक्षी एकता के दावे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सारे भ्रष्टाचारी लोग एक साथ हो रहे हैं। ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की है। एक ओर ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी ओर भ्रष्टाचार से घिरे हुए नेता एकजुट हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको एकजुट करने का प्रयास है। सीबीआई ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए लोग हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। ये जितने भ्रष्ट आचरण में लिप्त लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं वो लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए जो विपक्ष के नेता वो एक हो रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विपक्षी एकता पर तंज कसा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से सीएम नीतीश की मुलाकात पर बचौल ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश अब पिछलग्गू नेता बन गए हैं, वो कोई महागठबंधन बना लें, उस महागठबंधन की भयानक दुर्गति होने वाली है क्योंकि सीएम नीतीश की बातों का अब कोई मोल नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी के अब बातों का बिहार के राजनीति में कोई महत्व नहीं है क्योंकि स्वयं वो पिछलग्गू बन गए हैं। इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो देना हमको नहीं लगता है कि उचित है। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है। अब जेडीयू की ओर से बीजेपी पर पलटवार किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बीजेपी को 2024 में हाथ से सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। 2024 में बीजेपी का सफाया होना तय है। पहले दिक्कत में है, छटपट है, तो छटपटाहट में कुछ से कुछ बोल रहे हैं, बौखलाहट में कुछ से कुछ बोल रहे हैं और उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। वो तो हताश और निराश होकर के बोल रहे हैं और विपक्षी एकता होके रहेगा और 2024 में भाजपा का सफाया होना सुनिश्चित है। विपक्षी एकता की सीएम नीतीश कुमार की मुहिम पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम को बिहार की चिंता नहीं है। लोगों के जो राजनीतिक सपने हैं वो सपना श्री नरेंद्र मोदी के रहते पूरा नहीं होना है। जो इनके कुकृत्य हैं उस पर कार्रवाई भी होनी है और आगामी जो 2024 में संसदीय चुनाव है उस चुनाव में भी उनकी जमीन खिसकती जा रही है। उस चुनाव में भी उन्हें पता है कि वो केंद्र की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे। विपक्षी एकता में जुटे सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। सारे के सारे विपक्षी दल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और नीतीश बाबू तो कौन कहे रात के स्वप्न से लेकर के दिन को भी बरबराते रहते हैं। प्रधानमंत्री का स्वप्न आते रहता है और राजनीतिक दुर्गति अभी नीतीश बाबू की होनी बाकी है। किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया है और कहा है कि खड़गे अगला बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं को यदि कोई सब लोगों की इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री ही बने तो नीतीश कुमार जी जोड़ेंगे किसको?
नीतीश कुमार के यूपीए कन्वीनर बनाए जाने की बात पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि मुझे पता है कल तक यूपीए की कन्वीनर सोनिया गांधी जी हैं और अभी तक ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। यूपीए कोई नया कन्वीनर बनाता है तो उसका स्वागत है। अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है तो बिहार को थोड़ा फायदा होगा। वो यूपीए के जो कन्वीनर हैं सोनिया गांधी हैं अभी तक, और यूपीए की कोई बैठक अभी नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि कोई दूसरा कन्वीनर बनने जा रहा है। अगर यूपीए कोई कन्वीनर तय करता है नया, उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसले तो राष्ट्रीय स्तर पर ही सुलझाए जाएंगे। लेकिन जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, अभी तक यूपीए की अधिकृत बैठक नहीं हुई है। और नई शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सरकार को चेतावनी दी। नवल किशोर यादव ने नियमावली में बदलाव नहीं होने पर नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। बीजेपी एमएलसी ने अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को समर्थन देते हुए कहा कि अब सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। ये जो नियमावली बनी है ये राज्य सरकार वापिस ले ले, और जिन परीक्षार्थियों से टीईटी की परीक्षा लिया है, जिनके आधार पर उन्होंने जो अधिसूचना निकाला था, उस आधार पर उनकी नियुक्ति करें। और जब आगे से उनको परीक्षा लेना हो तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं यूपीएससी से परीक्षा ले, कोई उनको रोक नहीं रहा है। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। 3 की संख्या में अपराधी आए और दुकानदार को मारने की कोशिश की। शू हाउस के मालिक को मारने की कोशिश की गई है। हालांकि दुकान मालिक बाल बचे हैं। बहादुरपुर के छिपलिया की एक घटना है। दिन दहाड़े गोलीबारी से लोगों में हड़कंप है। ये बच्चा के रास्ते के दिन की दे रहा, 3 रोज पहले से दिन की दे रहा था। हम मुझे खेल रहे थे, कुछ पंचायत हुआ था, शर्मा जी यहाँ से गए थे तो 2-4 से पर मार रहा था, तो हम छोड़ा दिए, हमने छोड़ दीजिए बच्चा। उसके बाद मुझे आया बचवाते, धमकी देते, भाई लेते भाग गया। और वहाँ पर अब हमारा कह रहा है कि तुम्हारा पापा से गोली मार देंगे। नालंदा में चलती बस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बस धू-धू कर जलने लगी। बस बिहार शरीफ से नवादा की ओर जा रही थी। हालांकि हादसे में सभी यात्री बाल बच गए हैं। घटना पावापुरी थाना क्षेत्र की है। अग्निशमन आई थी, बिहार से आई थी। बस में पैसेंजर नहीं ना था यार? ना पैसेंजर सब उतर गया था। सब उतर गया था। हाँ। आग लहका कैसे? शॉर्ट उठ हो गया होगा अथी में। अरे ये पुलिया पर पाना गली टूट लगा, पुलिया आग लग गई, बस में लगा, गांव में पहुंच गया। पछुआ हवा के कारण शहर शहर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग ने विकराल रूप से कई घरों को राख कर दिया। लोग बेघर हो गए, किसान की मेहनत भी खाक हो गई। तो गांव और शहर आग का कहर है। खेत खलिहान में भी आग लगी है। फसल तैयार थी, वहां आग लग गई। शहरों में भी आग लगी है। कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं और लोगों और किसानों की जो मेहनत है उसमें आग लगी। तो जब पछुआ बहे तो सावधान हो जाइए और एहतियात जरूर बरतिए।